हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लासेस में। तो अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में नए हो या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिज़नेस के रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे डालता रहता हूँ। तो और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 5 पेमेंट टर्म्स है। पहली एडवांस, एट साइट, यूसेंस, डीपी, सीएडी एंड डीए एंड ओपन अकाउंट। तो ये 5 हमने पेमेंट टर्म्स पढ़ी थी। हालाँकि हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन ही वीडियो था, तो आज हम उस पे डिटेल में आप बात करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बोला था मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, तो आप ये डिटेल वीडियो है, पूरी पेमेंट टर्म्स की। तो पहले एडवांस पेमेंट क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप जाएँगे हम। एडवांस पेमेंट के बाद एट साइट, यूसेंस, देन डीपी, सीएडी एंड डीए एंड ओपन अकाउंट। तो आज एडवांस पेमेंट क्या होती है, सबसे ईज़ी एंड सेफेस्ट फॉर द न्यू एक्सपोर्टर और कोई भी एक्सपोर्टर है उसके लिए सबसे सेफेस्ट पेमेंट टर्म्स होती है। तो एडवांस पेमेंट टर्म्स में क्या होता है कि जैसे कि ये एलसी का है, आप देख सकते हो, पर मैं आपको समझा देता हूँ एडवांस का क्या होता है। कि एक्सपोर्ट अगर इंपोर्टर ने गुड्स ऑर्डर किया है और एक्सपोर्टर को गुड्स भेजने से पहले 100% पेमेंट मिल जाती है, तो उसको बोलते हैं एडवांस पेमेंट। वो इसमें लिखा है कि पार्ट बाय पार्ट मिल सकता है। जैसे कि जब इंपोर्टर ऑर्डर कर रहा है तब 50% दे दिया और गुड्स रेडी होने के बाद 50% दे दिया। तो ऐसे करके 100% एडवांस पेमेंट हो गई। अभी तक एक्सपोर्टर ने गुड्स वेसल पे लोड नहीं हुआ है। लोड होने से पहले ही उसको एडवांस फुल 100% पेमेंट आ गई। तो इसको बोलते हैं एडवांस। तो अभी हम जाएँगे एट साइट इमीडिएट एलसी में। तो एलसी से डायरेक्ट शुरू करते हैं। आई होप आपको एडवांस का पूरा पता चल गया होगा। तो अभी आ जाते हैं हम एलसी एट साइट। तो मान लीजिए कि इंपोर्टर ने एलसी खुलवा ले दी है और जो ये इंपोर्टर की बैंक होती है वही एलसी ओपन करती है, मतलब इसको इश्यूइंग बैंक भी बोलते हैं, एलसी इश्यूइंग बैंक। तो ये होने के बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में कि एक्सपोर्टर अपना क्या करेगा, पहले अपना जो गुड्स है वो डिस्पैच कर देगा इंपोर्टर को, और वो डॉक्यूमेंट जो शिप से मिलेगा वो डॉक्यूमेंट्स दूसरे स्टेप में मतलब अपने बैंक को दे देगा कि देखो मैंने ये गुड्स सेंड कर दिए। तो अभी एक्सपोर्टर की बैंक क्या करेगी कि एक्सपोर्टर की बैंक कुरियर लेके इंपोर्टर की बैंक मतलब इशूइंग जो एलसी ओपनिंग बैंक है एलसी इशूइंग उसको भेज देगी। तो एलसीएल साइड में क्या होता है कि जैसे इंपोर्टर को बैंक को ये डॉक्यूमेंट्स काउंटर पे मिलते हैं तो उसको सेम ही डे रिलीज करना होता है पेमेंट। तो ये आप मान के चलिए कि आपको सेम ही डे मिल जाएगा। ये एच साइट का एक बेनिफिट है कि जैसे ही डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर के बैंक को मिलते हैं तो वैसे ही उसको रिलीज करना पड़ता है पेमेंट। पर वो पहले अप्रूवल मांग लेगी इंपोर्टर से कि भाई हाँ ये इसने डिस्पैच कर दिया है, मतलब एक फॉर्मेलिटी होती है कि एक वो अप्रूवल मांगेगी। उसके बाद तुरंत ही जैसे ही डॉक्यूमेंट्स का मतलब अप्रूवल मिल जाता है, ये एक ही दिन में होता है, मतलब सुबह मिला और शाम को आपका पेमेंट रिलीज हो जाना चाहिए। ये होता है एलसी एट साइड। तो क्या करेगी इमीडिएटली आपका जो अप्रूवल मिलने के बाद इंपोर्टर का इमीडिएटली पेमेंट रिलीज करेगी एक्सपोर्टर के बैंक को, और जैसे ही एक्सपोर्टर के बैंक में आएगा वो पैसा वैसे उसके खाते में या उसको दे दिया जाएगा। तो ये होती है एलसीएच साइट की पूरी साइकिल। तो इसमें ड्रॉइंग बिल ऑफ एक्सचेंज में और मे नॉट बाय बेनिफिशियरी में ये समझ लीजिए एक डॉक्यूमेंट होता है जो चाहिए और नहीं चाहिए होता है। मैं इसके बारे में एक अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि थोड़ा मैं अलग से बनाऊँगा तो आपको और भी ज़्यादा समझ आएंगे। तो इस पे फोकस कीजिए कि एलसीएच साइट में ये पूरी साइकिल होती है पेमेंट्स की। तो अभी हम आ जाते हैं, आई होप आपको पूरा समझ में आया होता है। अगर नहीं आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं एलसी यूसेंस एलसी। यूसेंस एलसी, कोई यूसेंस एलसी बोलता है, कोई बोलते हैं यूसेंस एलसी। इसको डिफर्ड पेमेंट भी बोलते हैं। तो ये एट साइड एलसी और यूसेंस एलसी में साइकिल सेम ही रहता है, फिर इसमें फ़र्क आता है क्रेडिट टाइम का। एट साइड में क्या होता है, एलसी एट साइड में तुरंत इमीडिएट जैसे डॉक्यूमेंट मिलते हैं इंपोर्टर के बैंक को तुरंत वो पेमेंट रिलीज करता है। पर डिफर्ड या यूसेंस एलसी में क्या होता है कि 30 डेज, 60 डेज या 90 डेज का टाइम देना पड़ता है। इसको इसी के लिए यूसेंस एलसी बोलते हैं कि क्रेडिट टाइम आपको इंपोर्टर मांगता है कि मुझे 30 डेज चाहिए। पर नए जो एक्सपोर्टर है मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि इस एलसी में आप ज़रूर से
एलसी के अंदर आप चेक कीजिए कि आपका जो 30 डेज़ या 60 डेज़ या 90 डेज़, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने इम्पोर्टर को या इम्पोर्टर ने 30 डेज़ का टाइम मांगा है क्रेडिट डेज। तो इसमें क्या होता है कि दिक्कत कहाँ आ जाती है कि इम्पोर्टर कभी-कभी एक्सपोर्टर चेक नहीं करता और इम्पोर्टर बोलता है कि देखो एक्सपोर्टर मान के चलता है कि मेरे इनवॉइस जनरेट होने के बाद का 30 डेज़ के बाद का मुझे पेमेंट मिल जाएगा। पर कभी-कभी क्या होता है कि एलसी में लिखा होता है कि गुड्स रिसीव होने के बाद का 30 डेज़, तो ये दिक्कत होती रहती है इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच। तो इसमें बैंक कुछ भी नहीं कर सकती आपने अगर साइन कर लिया तो। तो इसके लिए मैं आपको ज़रूर से आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा या रिकमेंडेशन दूँगा कि एक आप प्रॉपर एलसी चेक करें और उसमें देखिए कि यू इनवॉइस जनरेट होने के बाद का 30 डेज़ या गुड्स रिसीव होने का बाद का 30 डेज़। ये अगर आप चेक करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आ जाए आगे हम समझते हैं कि कैसे करती है काम यूसेंस। तो जैसे ही मैंने सेम स्लाइड दिया है आपको समझने के लिए। तो पहले स्टेप में क्या हो गया कि एक्सपोर्टर अपना गुड्स इम्पोर्टर को भेज देगा और जैसे उसको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे शिपिंग लाइन से, वो डॉक्यूमेंट्स लेके बैंक में चला जाएगा। तो बैंक वाले क्या करेंगे, वही डॉक्यूमेंट्स लेके सेम कुरियर करके इशूइंग बैंक मतलब इम्पोर्टर के बैंक को भेज देंगे। अभी क्या होगा कि अप्रूवल ये बैंक इम्पोर्टर के पास अप्रूवल लेगा और उसके बाद पेमेंट रिलीज़ करेगा आफ्टर 30 डेज़ या 60 डेज़ या 90 डेज़, जो भी आपके एलसी के अंदर जो भी टाइम लिखा है अलॉटेड टाइम, उसके बाद ही वो पेमेंट रिलीज़ करेगा। जैसे कि आपने 30 डेज़ लिखा है तो 30 डेज़ के बाद ही आपको पेमेंट इम्पोर्टर की बैंक आपको रिलीज़ करेगी थ्रू द एक्सपोर्टर बैंक। तो जैसे एक्सपोर्टर बैंक को मिलता है पैसा, वैसे ही एक्सपोर्टर को अपने अकाउंट में मिल जाता है या आप कैश भी करवा सकते हैं। तो ये होता है यूसांस एलसी। आप इसमें एलसी डिस्काउंटिंग भी करवा सकते हो। अगर आपको एलसी डिस्काउंटिंग नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे जाके एलसी डिस्काउंटिंग का वीडियो देख सकते हो। जैसे कि वो एलसी डिस्काउंटिंग क्या होती है, बेसिकली वो वही एलसी आप दूसरी जगह पे लेके जाके दूसरे बैंक से या वही बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हो कि भाई आपको पेमेंट मिल जाएगा, मुझे अभी पैसा दे दो। जैसे कि 10 लाख का है एलसी, तो 10 लाख का आप एलसी लेके जाओगे तो थोड़ा जो परसेंटेज है कमीशन वो एक्सपोर्ट मतलब बैंक कट करके आपको पैसा 9,50,000 समथिंग दे देगी। तो ये होता है एलसी डिस्काउंटिंग। अगर आपको पूरा समझना है तो आप एक वीडियो जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेमेंट टर्म्स में। हाँ, इसमें नो बिल ऑफ एक्सचेंज विल बी ड्रॉइंग। मैं जैसे कि पहले बताया कि बिल ऑफ एक्सचेंज मैं एक वीडियो पर्टिकुलरली अलग से लेके आऊँगा। तो अब मान के चलो एक डॉक्यूमेंट इसमें नहीं चाहिए, बट एट साइड में चाहिए होता है, वो डिपेंड्स है एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में, पर इसमें नहीं चाहिए होता है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं सीएडी डीपी में, मतलब कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोर्टर के बीच और इम्पोर्टर के बीच आप इसका अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हो पोज करके, तो आप फिर फ्री टाइम में आप इसको देख के समझ भी सकते हो। सीएडी पहले क्या होता है, पहले हम स्टेप बाय स्टेप इधर लिखा हुआ है, अब स्टेप बाय स्टेप जाते हैं हम। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि सीएडी एग्रीमेंट होता है विथ बिटवीन एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। इसके बाद क्या एग्रीमेंट होने के बाद दूसरे स्टेप में आ जाता है कि एक्सपोर्टर अपना गुड्स डिस्पैच कर देगा सीएफआर या सीआईएफ इनकोटर्म्स में। अगर आपको सीएफआर और सीआईएफ नहीं पता है तो मैंने एक इनकोटर्म्स की वीडियो बनाई है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट बैक टू द टॉपिक। नेक्स्ट क्या होता है, जैसे डिस्पैच करेगा सीएफआर और सीआईएफ में, तो शिपिंग लाइन उसको डॉक्यूमेंट्स जनरेट करके एक्सपोर्टर को भेज देगी। तो जैसे ही एक्सपोर्टर को मिलता है वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा बैंक पे। तो बैंक को बोलेगा भाई बैंक ये देखो मैंने गुड्स अपना डिस्पैच कर दिया टू द इम्पोर्टर। तो वो बैंक जैसे डॉक्यूमेंट्स बैंक को मिलने के बाद बैंक से रिक्वेस्ट करेगी भाई फंड ट्रांसफ़र कीजिए, इसका डॉक्यूमेंट्स आ चुका है। तो इम्पोर्टर क्या करेगा, फोर्थ स्टेप में फंड ट्रांसफ़र करेगा। फिर आ जाता है फिफ्थ स्टेप में। फिफ्थ स्टेप में क्या होता है कि भाई वो देखेगा कि भाई जो उसने जितने पैसों का मतलब जितने पैसों का उसने एक्सपोर्टर ने गुड्स भेजा है उतने पैसे आए कि नहीं आए, वैसे चेक करेगा और जो भी सीएडी एग्रीमेंट है हुआ है उसको मतलब प्रॉपर चेक करके वेरीफाई करके अगर सब कुछ रहा अच्छा तो 6 नंबर पे फंड ट्रांसफ़र कर देगी टू द एक्सपोर्टर। फिर फंड ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होगी कि बैंक तुरंत ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो एक्सपोर्टर ने भेजे थे बैंक को वो तुरंत ही इम्पोर्टर को दे देगी। अभी फिर आ जाते हैं एट स्टेप में। एट स्टेप में क्या होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा कस्टम ऑफिस, मतलब कस्टम में जाएगा पोर्ट में या कहीं पर भी आईसीडी हो गया जहाँ पे उसका गुड्स आके रुका हुआ है।
वो लेके जाएगा और अपना गुड्स क्लियर करवा देगा। तो ये होती है पूरी साइकिल ऑफ सीएडी एंड डीपी, मतलब कॉस्ट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। तो आप जानेंगे, मतलब आप पूछोगे कि आपको क्वेश्चन होगा कि ये सारा कुछ अच्छा ही तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका बेनिफिट एंड और इसमें जो मतलब रिस्क क्या है और बेनिफिट्स क्या है। तो पहले तो ये चीपर देन एलसी है, मतलब जो एलसी का कॉस्ट आता है उससे बहुत चीप होती है। एलसी में लगने वाली प्रोसेस टाइम थोड़ा मतलब लेंदी प्रोसेस होता है, पर इसमें एकदम इजी प्रोसेस होता है। फिर इसमें क्या होता है कि इन एलसी क्रेडिट लिमिटेशन गेट पेमेंट ऑन टाइम लाइक एट साइट, मतलब ये एट साइट की जैसे ही काम करती है। तो आपको वो व्यूअर्स को, मतलब आप पूछोगे भाई अगर एलसी जैसे ही काम करती है तो हमको अगर एलसी से चीपर है, एलसी से फर्स्ट मतलब काम करती है और एट साइट की जैसे ही हमको पेमेंट मिलती है, तो हम ये क्यों ना कराएं? आप इधर आ जाइए, आप देख सकते हो कि इसमें कोई बैंक गारंटी नहीं लेता। कोई भी बैंक सीएडी या डॉक्यूमेंट्स पेमेंट अगेंस्ट पेमेंट में गारंटी नहीं लेता है। अगर इसमें और एक रिस्क है कि अगर इम्पोर्टर जैसे ही पोर्ट पे आपका मतलब गुड्स इम्पोर्टर के डेस्टिनेशन पोर्ट पे भेज दिया, पर अगर इम्पोर्टर बोलता है कि मेरे को अभी नहीं चाहिए गुड्स, आप वापस ले जा सकते हो, तो आपको वो वापस लाना पड़ेगा और वापस लाने की जो कॉस्टिंग है वो आपको पे करनी पड़ेगी। इम्पोर्टर कुछ नहीं पे कर मतलब करेगा, एक्सपोर्टर को ही रिटर्न करने का जो कॉस्ट है वो बेयर करना पड़ेगा। तो ये रिस्क होता है, इसमें बैंक गारंटी नहीं होती और रिटर्न और मतलब जो रिटर्न का कॉस्ट है वो भी आपको ही बेयर करना पड़ेगा एज अ एक्सपोर्टर। तो इसके लिए एट साइट इज़ द बेस्ट फॉर द न्यू एक्सपोर्टर्स। तो आ जाते हैं हम, अगर आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, सीएडी मतलब कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड डीपी डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। तो ये होती है पेमेंट टर्म्स, ज़्यादातर एक्सपोर्टर्स यूज़ करते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा न्यू एक्सपोर्टर्स को इसमें ना जाए, एट साइट में जाइए या यूज एट साइट में ही या एडवांस में डील करें आपके अच्छे बिजनेस के लिए। अगर आपका जो इम्पोर्टर है, आपका जो रिलेटिव्स है, या आपको पता है 100% कि वो पैसा दे देगा, तो ही आप सीएडी या डीपी में काम कर सकते हो, वरना आप एलसी एट साइट या एडवांस में ही काम कीजिए। तो आज आई होप आपको पता चल गया होगा इस पेमेंट टर्म्स में। तो अगर कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, मतलब नेक्स्ट पेमेंट टर्म्स में, डीए डीएए डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। तो इसमें क्या होता है, आप देख सकते हो विथ बीओई, बिल ऑफ एक्सचेंज। मैं आपने देखा कि 3 पेमेंट टर्म्स में मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज आया है, पहले एट साइड यूसेंस एंड डीएएम है, मतलब डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, आप हाल फिलहाल समझिए कि डॉक्यूमेंट्स है। तो जैसे कि आ जाए हम इस टॉपिक में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो आ जाते हैं पहले स्टेप में, इसमें डीए एग्रीमेंट होगा बिटवीन एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। तो जैसे ही एग्रीमेंट साइन होता है, उस दूसरे स्टेप में आ जाते हैं कि इसको एक्सपोर्टर को अपना गुड्स डिस्पैच करना होता है, इम्पोर्टर को डेस्टिनेशन पोर्ट पे भेजना होता है। तो क्या करेगा एक्सपोर्टर भाई, डिस्पैच करके भेज देगा। तो तीसरे स्टेप में क्या होता है कि भाई जो जैसे ही वो डिस्पैच करके भेज देगा, शिपिंग लाइन उसको डॉक्यूमेंट्स जनरेट करके एक्सपोर्टर्स को भेज देगी वाया फ्रेट फॉरवर्ड। तो जैसे एक्सपोर्टर्स को डॉक्यूमेंट्स मिलता है एंड बीओई मिलता है साइन किया हुआ, मतलब बीओई नहीं मिलता, मतलब बीओई साइन करना पड़ता है बिटवीन एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। मैं इसके लिए वीडियो अलग से लेके आऊँगा, तो हाल फिलहाल इस पर फोकस कीजिए। जैसे शिपिंग लाइन हम आ जाते हैं मतलब आ जाते हैं दूसरे स्टेप में, कि जैसे एक्सपोर्टर्स ने भेज दिया गुड्स और शिपिंग लाइन ने जनरेट करके डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर को भेज दिया वाया फ्रेट फॉरवर्डर। तो जैसे एक्सपोर्टर के पास डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आए, वो क्या करेगा, शेयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विथ बीओई, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज। एक और एक डॉक्यूमेंट्स होता है साइन बिटवीन एक्सपोर्टर इम्पोर्टर एंड शिपिंग लाइन से जो भी उसको डॉक्यूमेंट्स जनरेट किए और इनवॉइस लेके वो चला जाता है बैंक में। तो ये तीसरा स्टेप होता है। ये जो डॉक्यूमेंट्स उसने प्रेजेंट किए बैंक में, अभी बैंक क्या करेगी, बैंक उसको एक्सेप्टेंस के लिए मांगे, भाई एक्सेप्टेंस आप मतलब आप एक्सेप्ट करते हो, ऐसा करके आप सॉरी मतलब चौथे स्टेप में बैंक आस्क फॉर द एक्सेप्टेंस। फिर क्या होता है, एक्सेप्टेंस के होने के बाद प्रोवाइड एक्सेप्टेंस, मतलब 5वें स्टेप में इम्पोर्टर साइन बाइंड करके, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टर से मतलब बैंक ने भेजे वो साइन बाइंड करके एग्री टू पे अलॉटेड टाइम।
इसमें देखिए अलॉटेड टाइम है, आप देख सकते हो इसमें अलॉटेड टाइम मतलब कुछ टाइम के बाद, एट साइड नहीं, मतलब सीएडी में तुरंत ही पेमेंट मतलब ट्रांसफ़र करना होता है। पर इसमें जैसे कि यूज़र्स एलसी में आपने देखा था कि यूज़र्स एलसी में 30 डेज़ या 60 डेज़ या 90 डेज़ के बाद वो पेमेंट करेगा, वैसे ही इसमें है 30 डेज़, फॉर 60 डेज़ या 90 डेज़। वैसे ही टाइम के बाद, मतलब ये साइन तो करके दे देगा भाई बैंक को, भाई हाँ ये है मेरे पास है सारा कुछ, मैं इतने 30 दिन के बाद पैसे सेंड करूँगा। तो वो साइन करके बैंक को भेज देता है। फिर बैंक क्या करती है, 5वें स्टेप के बाद वो साइन करके इंपोर्टर भेज देगा, एक्सेप्टेंस कर देगा, भाई हाँ अप्रूव कर दिया मैंने, सारा साइन कर दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज सारा कुछ साइन करके बैंक को भेज दिया। तो अभी बैंक क्या करेगी, जैसे ही वो डॉक्यूमेंट साइन किए हुए मिल जाएगी बैंक को, बैंक तुरंत ही वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर को भेज देगी, ये लो भाई आपने साइन करके, आपने सारा कुछ साइन करके भेजा था, तो ये लो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे मुझे एक्सपोर्टर ने भेजे थे वैसे ही मैं आपको दे रहा हूँ। तो अभी इंपोर्टर क्या करेगा, 7वें नंबर पे आ जाइए, इंपोर्टर वही डॉक्यूमेंट जो बैंक ने भेजे थे वही लेके चला जाएगा कस्टम ऑफिस, मतलब कस्टम क्लियरेंस करने के लिए अपने गुड्स के लिए। तो वो कस्टम क्लियरेंस करने के बाद जो भी टाइम दिया था 30 डेज़ या 60 डेज़ 90 डेज़ के बाद वो क्या करेगा, जैसे ही टाइम आ गया भाई 30 डेज़ हो गया है, वो पैसे ट्रांसफ़र करेगा बैंक को, और फिर बैंक जैसे ही पैसे मिलने के बाद बैंक ट्रांसफ़र करेगी फंड टू द एक्सपोर्टर। तो ये पूरा साइकिल था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में, पूरा मैं कोशिश करूँगा समझाने के लिए। तो ये पूरा साइकिल था डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। तो ये यूज़र्स जैसा ही होता है, पर इसमें मैंने बताया था कि यूज़र्स एलसी में गारंटी होती है बैंक की, पर इसमें बैंक की गारंटी नहीं होती है। तो इसमें सेम होती है कि चीपर देन एलसी, मतलब इसमें जो कॉस्ट लगना है एलसी में उससे सस्ती पड़ती है ये पेमेंट टर्म्स। फास्ट प्रोसीडिंग, मतलब इसमें भी टाइम इतना, मतलब थोड़ा फास्ट प्रोसेस होता है देन एलसी। इन एलसी क्रेडिट लिमिटेशन, तो मैंने जैसे ही बताया कि भाई इसमें फास्ट प्रोसेसिंग होती है और चीपर देन एलसी, मतलब जो कमीशन होता है इस बैंक में थोड़ा कम होता है। पर इसमें आप आ जाते हो रिस्क में, नो बैंक गारंटी, मस्ट पे आरटीओ कॉस्ट इफ़ रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट डिलीवरी। वैसे ही आ गया कि जैसे हमने सीएडी में पढ़ा था, मतलब केस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स, वैसे ही इसमें है कि डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस में कि अगर इंपोर्टर डिलीवरी एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ करे तो एक्सपोर्टर को ही, सॉरी, इंपोर्टर अगर डिलीवरी लेने से इनकार करे तो एक्सपोर्टर को वापस लाना पड़ेगा पूरा गुड्स, और वो उसका चार्ज एक्सपोर्टर्स को ही देना पड़ेगा। तो ये होता है। तो ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है अगर नए एक्सपोर्टर्स हो। मैं तो, अगर न्यू एक्सपोर्टर हो तो मैं तो बिल्कुल आपको रिकमेंड करूँगा भाई एडवांस में ही काम कीजिए, एलसी वेलसी छोड़िए, एडवांस में ही काम कीजिए। अगर इंपोर्टर नहीं मान रहा है तो फिर एलसी में चले जाइए। पर मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा एज अ न्यू एक्सपोर्टर, आप अगर न्यू एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में न्यू हो तो आप एडवांस पेमेंट में ही काम कीजिए। तो आई होप आपका सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो अभी आ जाते हैं लास्ट पेमेंट टर्म्स, ओपन अकाउंट। तो इसमें बड़ा इजी प्रोसेस होता है कि भाई ओपन एन, मतलब ओए में ओपन अकाउंट में क्या होता है कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच बातचीत होती है। ये कोई रिलेटिव्स है या कोई भी है, आपका फ्रेंड है या आपका पुराना इंपोर्टर है, उसके बीच मतलब बातचीत कर दी भाई, मैं इनवॉइस जनरेट करने के बाद 30 डेज़ या 60 या 90 डेज़ के बाद आपको पैसा भेजूँगा। तो जैसे एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बाद ये क्लियर हो जाता है कि भाई ये हाँ, ये 30 डेज़ के बाद, इनवॉइस जनरेट होने के 30 डेज़ के बाद मुझे पेमेंट देगा। तो ये साइन होने के बाद अगर पूरा ट्रस्ट है इंपोर्टर पे, एक्सपोर्टर को इंपोर्टर के पे ट्रस्ट है, तो पूरा वो डिस्पैच करके पूरा सेकंड स्टेप में भेज देगा पूरा गुड्स। फिर जैसे ही 30 डेज़ हो जाएंगे, अगर इंपोर्टर ने वादा किया भाई मैं एक्सपोर्टर को मैं 30 डेज़ के बाद भेजूँगा, तो फिर 30 डेज़ के बाद वो इंपोर्टर को पैसा भेज देता है। तो ये होता है ओपन अकाउंट। ये हाईली रिस्की माना जाता है। अगर आपका पुराना इंपोर्टर है या रिलेटिव्स में है तो ही आप इस पे काम कर सकते हो, वरना मैं तो हाईली रिकमेंडेड करूँगा ये इसमें। आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस पेमेंट टर्म टू द न्यू एक्सपोर्टर्स। तो आई होप आपको सारा पेमेंट टर्म्स पता चला होगा। मैंने डिटेल में इसको वीडियो बनाया, और आपको कोई भी क्वेश्चन है या भाई आप बोलते हो कि मुझे इस बारे में, मतलब कोई पर्टिकुलर पेमेंट टर्म्स में मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में
कमेंट कर सकते हो, या कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस के किस पे वीडियो लानी है, किस टॉपिक में आपको समझना है, वो सारा आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं पूरा उसका वीडियो अलग से लेके आऊँगा। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।